इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आखिरकार 17 साल के बाद इस मामले में फाइनल वर्डिक्ट आया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 आरोपी इस मामले में बरी किए गए हैं। राजेश, साध्वी प्रज्ञा बरी की गई हैं, बाकी 7 आरोपी बरी किए गए हैं, बरी हो गए हैं। और ये बात लगातार सरकारी पक्ष जो है वो अपनी केस को कोर्ट में साबित नहीं कर पाया और ये लगातार बचाव पक्ष यही बात कर रहा था जो बातें जज ने अपने ऑर्डर में कही हैं। और उसके बाद जज ने बड़ा फैसला सुनाया है। 17 साल बाद ये फैसला आया है। सभी आरोपियों को, यानी कि 7 आरोपी जिसमें प्रमुख साध्वी प्रज्ञा हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित हैं, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सबको बरी कर दिया गया है। और ये बड़ा फैसला 17 साल बाद, इसी फैसले में दिनेश मौर्य कोर्ट में मौजूद थे। दिनेश, सभी को बरी कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है। कोर्ट ने तमाम सबूत जो एटीएस की तरफ से पहले पेश किए गए थे, एक एक कर सभी सबूतों को उन्होंने कहा है कि वो पर्याप्त नहीं है, गवाहों के बयान पर्याप्त नहीं है। खास तौर पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेके जो दलील दी गई थी कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भले ही उस बाइक की मालिक हो, लेकिन उस बाइक घटना के वक्त वो बाइक उसके पोजीशन में थी, इसको लेकर साबित करने में सरकारी पक्ष नाकाम रहा है। इसके अलावा जिस जगह इस बाइक को पार्क किया गया था, और सरकारी पक्ष यह भी साबित करने में नाकाम रहा है कि क्या उसी बाइक पर इस बॉम्ब को रखा गया था, बॉम्ब कहीं और भी रखा गया हो सकता है। इसके अलावा जब यह हादसा हुआ, जब यह घटनाक्रम हुआ, उसके बाद स्पॉट से जो कलेक्ट किए गए एविडेंस, उन एविडेंस को कलेक्ट करने में भी सरकारी पक्ष, खासतौर पर उस समय जो पुलिस थी, जांच एजेंसियां थी, उन्होंने बहुत गलतियां की। चेसी नंबर की बात चल रही थी कि जब जिस बाइक में ब्लास्ट की बात कह रही थी महाराष्ट्र एटीएस, उसमें चेसी नंबर इरेज किया हुआ था। एफएसएल से भी वो हासिल नहीं हो पाया था। एफएसएल ने एक प्रोबेबल नंबर बताया था जिसे बाइक बनाने वाले कंपनी ने डिनाई कर दिया था, कह दिया था कि ऐसी कोई बाइक उसने नहीं बनाई है। बावजूद उसके साध्वी प्रज्ञा को इस केस में डाला गया था, उन्हें आरोपी बनाया गया था। रामजी कलसंगरा जिसके पास वो बाइक थी, उसे आज तक कोई भी जांच एजेंसी पकड़ नहीं पाई। जी बिल्कुल सही कहा। 2 और अहम ऑब्जर्वेशन, एक अपने पूरे ऑर्डर में एक बात कही कि दुनिया का कोई भी धर्म आतंक को प्रीच नहीं कर सकता। तो इस पूरे केस के बाद जिस तरह से तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कहा था सैफ्रन टेररिज्म है, तो इस बात को भी सरासर खारिज किया गया। कोर्ट ने कहा है कि यह पूरा नैरेटिव एक अप्रत्यक्ष रूप से कहा है कि यह गलत था। इसके साथ ही में कर्नल पुरोहित, जिनके जरिए सेना को इस पूरे केस में लाया गया था, उन्होंने कहा कि जो दावा किया गया था तत्कालीन एटीएस की तरफ से कि आरडीएक्स जो वो ट्रांसपोर्ट करके कश्मीर से लाए गए और प्रसाद पुरोहित के घर पर जो है उसे असेंबल किया गया था, तो इसमें भी साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। इसके अलावा घटनास्थल पर जो कभी भी कोई जुर्म होती, घटना होती है, जो एविडेंस कलेक्ट करने में जो बारीकियां होनी चाहिए, उन बारीकियों का पालन नहीं किया गया। तो हर एक जगह जो लैप्सेस थे, पहले एटीएस की तरफ से जो लैप्सेस किए गए थे, हर एक लैप्स का बहुत डिटेल विस्तार से कोर्ट ने आज अपने ऑर्डर में डिक्टेशन दिया है। जी देखिए, जब कोर्ट का डिटेल जजमेंट आएगा, तुमसे उसमें एमसीओसीए लगाना और यूएपीए लगाना, दोनों के खिलाफ बातें कही जाएंगी। पहले एमसीओसीए हटाया गया और उसके बाद यूएपीए हटाया गया। एमसीओसीए लगाने के पीछे महाराष्ट्र एटीएस की सोच ये थी कि जो आरोपियों से बयान लिए जाएंगे और जो गवाहों से बयान लिए जाएंगे वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा, वो कोर्ट में मान्य होगा। लेकिन जैसे ही वो एमसीओसीए हटा मीनाक्षी, केस उसी वक्त फ्लैट हो गया था, केस उसी वक्त कमजोर हो गया था, क्योंकि उन्हीं बयानों के आधार पर एटीएस ने यह केस बनाया था। एनआईए ने एमसीओसी हटाने की बात की, केस उसी वक्त कमजोर हो गया था। और साध्वी प्रज्ञा हो या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, उनके खिलाफ जो सबूत थे उसे भी एनआईए ने कहीं ना कहीं फिर से जांचा था और कहा था कि इस तरीके की बातें जो महाराष्ट्र एटीएस ने कही थी कि आरडीएक्स उनके घर पे रखा गया या कश्मीर से लाया गया, वो साफ नहीं हो पा रही। और जज ने भी आज वही बातें कही हैं। दिनेश, बिल्कुल आपने मकोका का जिक्र किया। एक और बड़ा चार्जेस इसमें था यूएपीए का। आज कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ कहा गया है कि उस समय जो तत्कालीन अधिकारी थे जिन्होंने इस पूरे केस में यूएपीए सैंक्शन किया था, वो तमाम सैंक्शन करते वक्त नियमों का पालन नहीं किया गया था। ये जो ऑर्डर था सैंक्शन का, ये डिफेक्टिव था, तो यूएपीए भी इस केस पर पूरी तरह से गिर जाता है। इसके अलावा जो बैठकों का दावा किया गया था कि मध्य प्रदेश में बैठक हुई थी, इसके अलावा एक अन्य जगह पर बैठक हुई थी, इन बैठकों को प्रूव करने में पूरी तरह से सरकारी पक्ष नाकाम रहा है। एक और अहम चीज, इस बैठकों के दौरान जिन गवाहों के आधार पर यह दावा किया जा रहा था कि वो उस समय बैठक में मौजूद थे और उसी बैठक में जब
साजिश रची जा रही थी, तो उन गवाहों ने उस साजिश की बातों को सुना था। लेकिन जब ट्रायल चला, उस ट्रायल के दौरान ये तमाम गवाह अपने बयान से मुकर गए, तो उन्होंने कहा कि उन पर दबाव डालकर यह बयान लिया गया था कि उस समय साजिश की बैठकों के दौरान वो मौजूद थे। तो ये भी जो दलील थी वो पूरी तरह से खारिज होगी। जी देखिए, बैठकों की दो बात मैं आपको साफ कर दूं। बैठकों की एक सीडी थी जिस पर महाराष्ट्र एटीएस ने एक केस बनाया था। उनका कहना था कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित बैठकों को रिकॉर्ड किया करते थे और उसकी सीडी महाराष्ट्र एटीएस के पास थी। लेकिन एनआईए के पास जब वो सीडी आई तो वो सीडी टूटी हुई थी, जिसके वजह से यह साफ नहीं हो पाया कि आखिर बैठक हुई है या नहीं हुई है।